नमस्कार। आई एम शिवा, अहम शिवम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया था कि कश्मीर शैविज्म तथा भारत की शिव दृष्टि से हम शिव को यानी परम शिव को एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के रूप में देखते हैं, एक अल्टीमेट चित्त के रूप में देखते हैं, एक यूनिवर्सल चित्त के रूप में, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में देखते हैं, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि कॉन्शियसनेस की जो परिभाषा शिव दृष्टि में देखी गई है, शिव दर्शन में देखी गई है, वो द्वैत वाली परिभाषा नहीं है, वो अद्वैत वाली परिभाषा है। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, ये जो परम शिव है, ये जो परम चित्त है, ये चित्त का जब विस्तार होता है, ये चित्त के विस्तार से ही इस मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन होती है। ये चांद, ये तारे, ये सितारे, ये सूरज, ये धरती, ये आकाश, ये सारी चीजें इसी प्रक्रिया से शुरू होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं उस परम सत्ता की, उस परम एनर्जी के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका वर्णन मैंने अपनी पुस्तक आई एम शिवा में किया है कि ये जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है जो इस पूरी सृष्टि का निर्माण करती है। और इस पूरी एनर्जी में एक शब्द हमेशा हमारे सामने आता है, और वो शब्द है ओम। और इस ओम के विषय में विभिन्न लेखकों ने, विभिन्न फिलोसोफर्स ने, स्कॉलर्स ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस शब्द के प्रति अपनी जो ग्रहण श्रद्धा और अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया है। मैं भी आज एक छोटा सा प्रयास उस दृष्टि में करूंगा, और परमात्मा की कृपा रही तो उनके शब्द के माध्यम से जो मेरे मुख में आएंगे वो आप तक पहुंचेंगे। मैं एक प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि आज के कंटेम्प्रेरी साइंस को भी हमारी एंशिएंट स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस के साथ जोड़ के समाज के सामने प्रस्तुत करें, अपने अभिभावकों के सामने प्रस्तुत करें। तो जब मैं इसका अनुसरण कर रहा था, जब मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई कि एक जो एक कॉस्मिक बैकग्राउंड है, जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, हमारे यहाँ जो एक फिलॉसफी है वो कहते हैं कि बिग बैंग जब हुआ तो बिग बैंग के कारण से जो एक रेडिएशन है, जो पीछे रेडिएशन छूट गई, जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, जो लेफ्ट ओवर रेडिएशन थी, वो रेडिएशन से साइंस का मानना है कि एक हम की एक साउंड जो है वहां पे क्रिएट हुई है, और वो हम की जो साउंड है वो साउंड एक एनर्जी के रूप में कार्य करती है। तो हमें एक बात तो साइंस बड़ा स्पष्ट कहता है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, और साउंड से अगर वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो साइंस ये भी कहता है कि हर वाइब्रेशन के अंदर एनर्जी है। यानी अगर साउंड है, साउंड में वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस एनर्जी क्रिएट करती है। तो फिजिक्स हमें कहता है, फिजिक्स टेल्स अस that the substratum of the universe is a vibrating energy। तो इसका मतलब है जो साउंड है वो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करती है, वाइब्रेशंस के अंदर एनर्जी होती है, और साइंस कहता है कि the substratum of this universe is a vibrating energy। So हम जब इस वाइब्रेटिंग एनर्जी को और एनालाइज करते हैं तो साइंस हमें कहता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो कांस्टेंट मोशन के अंदर रहते हैं, और ये जो एनर्जी है ये डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये वाइब्रेट करती है। और क्योंकि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाइब्रेट करती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को ये जन्म देती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट्स को ये जन्म देती है। तो यानी फिर से मैं कहूंगा, साउंड से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में एनर्जी, और एनर्जी इस यूनिवर्स का सबस्ट्रेटम,
और इस एनर्जी को डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट होते साइंस देखता है। और क्योंकि ये डिफरेंट लेवल्स पर वाइब्रेट हो रही है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हमारे सामने आता है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे गैसियस है, चाहे सॉलिड है। तो ये चीजें बड़ी मोटी मोटी जो है ये हमें समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए ये शर्ट है, या ये घड़ी है, या मेरे जूते हैं, या ये टेबल है, या ये स्क्रीन है, ये सारी चीजें हमें लगता है ये तो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैटर जो है इनके अंदर, वो मैटर भी एक प्रकार का वाइब्रेटिंग एनर्जी है। यानी अगर टेबल कुर्सी का भी हम एनालाइज करें फ्रॉम ए साइंस पर्सपेक्टिव, वो भी एक वाइब्रेटिंग एनर्जी की फील्ड है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें सॉलिड दिखते हैं क्योंकि दे आर टाइटली बाउंड एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी टाइटली बाउंड है आपस में, तो इसलिए हमें वो सॉलिड दिखाई देती है। तो हम उसको परसीव इसलिए सॉलिड करते हैं क्योंकि, और उसकी जो सॉलिडिटी है, वो सॉलिडिटी भी हम इसलिए परसीव करते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो पावर है, वो पावर उसको सॉलिडिफाई कर देता है, वो उसको इकट्ठा रखता है। यानी अगर एक सेकंड के लिए इस मैग्नेटिक फोर्स में जरा सा भी चेंज आ जाएगा तो देयर कैन बी लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेवास्टेशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को जब टाइटली बाउंड करता है तो वो हमें एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये सॉलिड है, इसलिए हमें लगता है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। और जब क्वांटम लेवल पर इसको एनालाइज किया जाता है तो क्वांटम लेवल पर हमें जो ये सारा मैटर है ये एक वाइब्रेटिंग पैटर्न ऑफ एनर्जी के रूप में हमको दिखता है। तो इसलिए एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हमारी जो यूनिवर्सल साउंड है, जो मैंने कहा कि वो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जो है, जो लेफ्ट ओवर है आफ्टर द बिग बैंग, वहां एक हम की साउंड है, वो हम की साउंड से वाइब्रेशंस निकलती हैं, वाइब्रेशंस एनर्जी कैरी करती हैं। ये एनर्जीज जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करती हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करने से ये जो कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो टाइटली बाउंड एनर्जीज होती हैं, वो टाइटली बाउंड एनर्जीज इल्यूजन क्रिएट करती हैं, और इसलिए हमें जो मटेरियल वर्ल्ड, चांद, तारे, सितारे, दरिया, जमीन, ये हमें दिखता है क्योंकि ये एनर्जी। बट फैक्ट ये है कि ये वाइब्रेटिंग एनर्जीज है। मैं भी एक वाइब्रेटिंग एनर्जी हूं, आप भी एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है। और जो हमने पीछे वाले वीडियो में देखा कि कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्सल वाइब्रेटिंग एनर्जी है, वो सबस्ट्रेटम है, जिस पूरे सबस्ट्रेटम में से ये सारी एनर्जीज जो हैं वो नीचे फ्लो हो रही हैं। और मैं भी एक वाइब्रेटिंग एनर्जी हूं, आप भी एक वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं, हम दोनों उसी वाइब्रेटिंग एनर्जी के दो स्ट्रिंग्स हैं। तो एक चीज स्पष्ट होती है, साउंड का हमारी क्रिएशन में एक बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल आता है इस साउंड में ओम का क्या रोल है? तो ओम का रोल समझने के लिए हमें भारत में ही जन्मी मातृका शक्ति और मातृका साइंस, यानी द साइंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड साइंस ऑफ साउंड को समझने की जरूरत है। अगर आप देखें ओम जो शब्द है, इस ओम शब्द में 3 शब्दों का मिश्रण है, एक आ, एक ऊ और एक म। अब ये जो आ है ये प्रणव शब्द है। इसको प्रणव शब्द भी क्यों कहते हैं? इसे अनुत्तर शब्द भी कहते हैं क्योंकि इस शब्द से पहले कोई शब्द बना ही नहीं, और म जो है वो अंतिम शब्द है और इसके बाद कोई शब्द बन नहीं सकता। यानी आ प्रणव शब्द है, यूनिवर्स की साउंड है आ, और म अंतिम शब्द है, और आ और म के बीच में ऊ है, और ये आ ऊ म के शब्द से सारे शब्दों का निर्माण होता है। अब सवाल है कि जो ये आ शब्द है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाउंडेशन है सभी शब्दों का। आप कोई भी मातृका शब्द लें, चाहे वो क ख ग घ न, चाहे ट ठ ड ढ न, चाहे प फ ब भ म, कोई भी शब्द अगर आप लेंगे, हर शब्द में अ उसकी फाउंडेशन है। अगर आप क बोलेंगे तो उसमें अ फाउंडेशन है, अगर आप ब बोलेंगे
छ बोलेंगे, ट बोलेंगे, प बोलेंगे, उन सब में भी अ जो है वो फाउंडेशन है। तो इसे इसे यूनिवर्सल साउंड के रूप में भी देखा जाता है। और जब ये साउंड कंप्लीट करता है म के साथ, आउ म, तो ये अपने में सभी शब्दों का एक फाउंडेशनल शब्द बनता है। जैसे हमारे यहाँ स्वर और व्यंजन है, स्वरों के आधार से ही व्यंजन यानी सारे अल्फाबेट्स फिर निकलते हैं। तो ये फाउंडेशन है, आ उ म जो है ये फाउंडेशन है उन सारे शब्दों का। जो भी दुनिया में कोई शब्द है, किसी भी प्रकार की साउंड है, चाहे वो जानवरों की साउंड है, चाहे इंसानों की साउंड है, चाहे मशीनों की साउंड है, वो सारी साउंड इसी आ उ म की फाउंडेशन से निकलती हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, साउंड क्रिएट्स वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हैज एनर्जी, एनर्जी टाइटली बाउंड क्रिएट्स द मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए आ उ म साउंड का फाउंडेशन है, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड की जो फाउंडेशन है वो साउंड है, और वो साउंड आ उ म है। और आ उ म मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वाइब्रेट हो रहा है। तो आ उ म यानी ओम का जो सिग्निफिकेंस है हमारे इस फिलॉसफी में, वो यही है कि ये साउंड रेजोनेट करती है उस कॉस्मिक साउंड के साथ। इसलिए जब भी हम आ उ म का उच्चारण करते हैं तो हम अंदर से उस एनर्जी को जो उस साउंड से मेरे को मिलती है, मैं उस साउंड से कनेक्ट होने का प्रयास करता हूं। यानी मैं इंडिविजुअल आ उ म की साउंड को, उस वाइब्रेशन को यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं उस यूनिवर्स का ही एक पार्ट बनूं और मेरे पास उस यूनिवर्सल साउंड की, उस यूनिवर्सल वाइब्रेशन की, उस यूनिवर्सल एनर्जी की मेरे पास अनुकंपा रहे। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ओम शब्द है, इस ओम शब्द में जो ये तीन शब्द हैं आ उ और म, हमारे कश्मीर शैविज्म में इस आ उ म का जो कनेक्शन है वो शिव के पंचकृत्यों से भी जोड़ के देखा जाता है। शिव यानी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, यानी जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है, इसके 5 कृत्य हैं, और उन 5 कृत्यों में 3 बड़े प्रमुख कृत्य हैं। एक है स्थिति, सृष्टि, स्थिति और संहार, यानी क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन। अब ये आ क्रिएशन से लिंक है, और उ मेंटेनेंस से लिंक है, और म डिसोल्यूशन से लिंक है। तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर आप मेरी पुस्तक आई एम शिवा को पढ़ सकते हैं। यही नहीं, हमारे भारत के अंदर जो श्री यंत्र मंडला है, आपने देखा होगा घरों में, परिवारों में, यज्ञ पूजाओं में श्री यंत्र का बड़ा प्रयोग किया जाता है। और ये श्री यंत्र का ओम से और उसकी साउंड से बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि श्री यंत्र को एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम के रूप में देखा जाता है, जिसका जो मानना है कि ये कॉस्मोस की जो साउंड है, उस साउंड से जो वाइब्रेशन निकलती है, उस वाइब्रेशन से ये श्री यंत्र बनता है। तो इस श्री यंत्र के ऊपर ये हजारों साल पहले ये हमारे जो योगी ऋषि मुनि थे, अपने तपोबल से उन्होंने इस कॉस्मिक साउंड की वाइब्रेशन से किस प्रकार का एक कॉस्मिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न निकलता है, उसकी एक कल्पना हमारे सामने रखी। लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों में बहुत सारे साइंस ने, आज का जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया। यानी अभी हमारे सामने टोनोस्कोप की जो इमेजेस सामने आई, अगर आप टोनोस्कोप की इमेजेस देखेंगे तो आप देखेंगे जिस समय ओम का उच्चारण होता है, यानी इसकी जो साउंड निकलती है, उस साउंड से जो वाइब्रेशंस होती हैं, टोनोस्कोप में भी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं, वो ज्योमेट्रिकल शेप्स भी एक उसी श्री यंत्र के जो श्री यंत्र मंडला है उससे मेल खाती है। और अब तो इसके ऊपर एक सेमेटिक्स का साइंस बना है, जो सेमेटिक्स इसको स्टडी करता है कि साउंड की वाइब्रेशन से किस प्रकार के आकार बनते हैं। और ये पूरा साइंस अब आज पूरी दुनिया में बड़ा प्रचलित है, और इसलिए इस ओम के प्रति बहुत श्रद्धा है भारत के अंदर। कुछ लोग इसे पूजते भी हैं, लेकिन
कुछ लोग ये भी जानते हैं कि इसके पीछे तो पूरा विज्ञान है और इस विज्ञान के आधार पर ये सृष्टि की कल्पना हुई है। तो आई एम शिवा में मैंने इसी विषय को और साइंटिफिक रूप से कैसे इसको कनेक्ट करके देखा जाए और आज के इस युवा को कैसे ये समझ में आया कि भारत की जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ये साइंटिफिकली कितनी आगे थी दुनिया में, और कितने वे बहुत सारे ऐसे विषयों के ऊपर हमारे जो ऋषि मुनि थे कैसे उन्हें भी उस समय के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो थे कैसे उन्होंने अपना व्यू हमें दिया, और उसी को मैंने आई एम शिवा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। तो इसलिए एक बार पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आई एम शिवा पुस्तक को जरूर लें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस पुस्तक को आप जरूर लें। ये सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे अवेलेबल है। आप इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें और फीडबैक जरूर शेयर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक के पढ़ने से हमारे युवाओं में, हमारे स्टूडेंट्स में और हमारे जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे उनकी जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, सोशल एनलाइटमेंट है, इमोशनल एनलाइटमेंट है, प्रोफेशनल एनलाइटमेंट है, पर्सनल एनलाइटमेंट है, वो बढ़ेगी और हम भारत की इस इंडियन नॉलेज सिस्टम को और आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। नमस्कार।